हेलो एंड आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखो, चैप्टर 1 के अंदर हमने सीखा कि मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी क्यों हमको जरूरत होती है। अब सेकंड चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि मैनेजमेंट को अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो, अगर हमें मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसका मतलब समझते हैं। अब देखो, कुछ जनरल गाइडलाइन होती है, कुछ जनरल गाइडलाइन होती है जिससे कि हम मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला सकते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो, जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने वाले हैं उनकी जनरल गाइडलाइन जिससे कि मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सके। अब ये प्रिंसिपल कौन देता है, कैसे आते हैं? देखो, हमारे पास दो प्रोफेसर हैं, एक है टेलर, एक है फेयोल्स। टेलर ने हमको दिए 14 प्रिंसिपल्स, फेयोल्स ने हमको दिए 4 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन सब को पढ़ना है, 14 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल और 7 टेक्निक्स। इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनके फीचर क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देखो, सबसे पहला फीचर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये हर जगह अप्लाई होते हैं, इंडिया में भी अप्लाई हो जाएंगे, यूएसए में भी अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद आता है जनरल गाइडलाइन। तो देखो, ये एक जनरल गाइडलाइन होते हैं किसी भी चीज को बताने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज कैसे होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब देखो, कोई भी चीज फॉर्म्ड होती है कैसे, ऐसे ही फॉर्म नहीं हो जाती, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। जब जाके कुछ एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है ये चीज ऐसे होगी। तो ये प्रिंसिपल कैसे बने होंगे? प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद फ्लेक्सिबल। देखो, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप से लग सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से लग सकते हैं। इसके बाद आता है मेनली बिहेवियर। ये जो मेनली फोकस करते हैं ना, वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं। ये लोगों को बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि तुमको कैसे काम करना है जिससे कि मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सके। इसके बाद 6th आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब अगर हम प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा रहे हैं तो उसका हमें कुछ इफेक्ट दिखना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन ना बहुत कम हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने लेबर को बोनस देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक प्रिंसिपल लगा दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी भी मेरी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, अभी भी मेरे जो लेबर हैं वो काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कोज तो किया, मैंने कुछ काम तो किया पर मुझे उसका इफेक्ट नहीं मिला। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, मतलब अगर हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट उस चीज का मिलेगा। इसके बाद आता है 7th जो कि है कॉन्टिंजेंट। तो देखो, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये किस तरह से अप्लाई होंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होंगे, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, टेलर का होगा कि फेयोल्स का होगा, ये डिपेंड करते हैं कुछ सिचुएशन के ऊपर। और अगर कोई भी चीज डिपेंड करती है कुछ सिचुएशन के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट। तो अब हम देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्यों जरूरी होते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब देखो, मैनेजर सोचते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए या फिर वैसी होनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हमें उस चीज को पॉसिबल करना है तो हमें इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो प्रिंसिपल हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि ये मैनेजर को प्रोवाइड कर सके यूजफुल इंसाइट, जो उन्होंने सोचा है, इनटू रियलिटी, जो उन्होंने सोचा है उसको रियलिटी में हिट करने के लिए। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर एक इंसान 100 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है तो उसे 100 यूनिट प्रोडक्शन करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 में 90 कर दे, 80 करते, 70 करते। तो ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इफेक्टिव होना चाहिए, जल्दी से जल्दी डिसीजन ले जिससे कि हमारी हेल्प हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट करने के अंदर। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस आती है साइंटिफिक डिसीजन। अब ये जो
प्रिंसिपल्स है ना, ये जो डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इस प्रिंसिपल से ये चीज होगी, ये ऐसे ही नहीं बन गए, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ये साइंस से बने हुए हैं। साइंस कैसा होता है, साइंस को हम जहां पर भी लगाते हैं सेम तरीके से लगता है। हमको पता है कि अगर हम इस पेन को ऊपर उछालेंगे तो ये नीचे आएगा, ये क्या हुआ, ग्रेविटी। साइंस का लॉ क्या हुआ, ग्रेविटी। तो इसी तरीके से ये प्रिंसिपल्स होते हैं। जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो हमें पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है काफी हद तक। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंस आती है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब देखो, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होना पड़ेगा मार्केट के अंदर बने रहने के लिए। ये प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करने के लिए मार्केट के अंदर। इसके बाद आता है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बहुत सारे हमारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि भाई कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली जाए सोसाइटी के लिए, तो ये प्रिंसिपल्स उसमें भी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमारे पास आता है अपना लास्ट पॉइंट जो कि है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट फॉर मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स ना जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। उससे क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि इस प्रिंसिपल को लगाया तो ये हुआ, इसको लगाया तो ये हुआ, इसको लगाया तो ये नहीं हुआ, इसको लगाया तो ऐसे हुआ, इसको लगाया तो वैसे हुआ। तो मैनेजमेंट के लिए हमें नए नए प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं इस चीज से, जिससे कि हम एक्सपेरिमेंट कर सके और मैनेजमेंट को और आगे बढ़ा सके। तो अब हम पढ़ते हैं फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स। तो देखो, ये प्रिंसिपल्स कितने होते हैं, ये होते हैं 14 प्रिंसिपल्स। इनको मैं याद करने की आपको टेक्निक भी बताऊंगा, पर इन सबको पढ़ने के बाद। तो सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंसान सारा काम कर सकता है, नहीं कर सकता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे इंसान मिलकर सिर्फ एक काम करेंगे तो बाकी के काम कौन करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें पहला प्रिंसिपल बोलता है कि काम को डिवाइड कर दो और अलग अलग लोगों को उन काम को सौंप दो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लोग बिजी हो जाएं अपने अपने काम में और वो काम भी हो जाए। तो पहला प्रिंसिपल बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल आता है जो कि है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, सपोज कोई मैनेजर है, उसके पास ऑथोरिटी है कि वो XYZ एम्प्लॉय को कभी भी निकाल सकता है, कभी भी उनको रिप्लेस कर सकता है, कभी भी उनकी जगह नई एम्प्लॉय ला सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी ऑथोरिटी। अब एक मैनेजर है जो कि है प्रोडक्शन मैनेजर, उसकी ये ड्यूटी है कि वो प्रोडक्शन का सारा काम देखेगा, तो ये हो गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी क्या हुई, उसकी पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, उसकी ड्यूटी, क्या उसको करना है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हर किसी के पास ऑथोरिटी है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनके पास पावर नहीं है कुछ भी करने की, और जिनके पास पावर है करने की, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब इनके पास पावर तो सब कुछ करने की है, पर कुछ भी इन्हें काम ही नहीं है करने के लिए, तो उस पावर का क्या काम। अब इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी है, पर इनके पास पावर ही नहीं है कुछ करने की, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कुछ नहीं काम। इसीलिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी बेकार। हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिसके अंदर इन दोनों का बैलेंस हो, ऑथोरिटी भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, थोड़ी सी पावर हो, थोड़ी सी ड्यूटी हो। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल। इसके बाद आता है थर्ड प्रिंसिपल जो कि है डिसिप्लिन। अब देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। सपोज प्रोडक्शन मैनेजर आ रहा है 10 बजे और जो लेबर है वो आ रही है 2 बजे, तो ये क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, इतने उसकी लेबर ही नहीं आएगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए, अच्छे से एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छे रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो कि हर किसी के लिए होने चाहिए, हर किसी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बोलता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल। इसके बाद आता है फोर्थ प्रिंसिपल जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, ये वाला एक एम्प्लॉय है, ठीक है, इसका एक बॉस है, उससे ये कुछ ऑर्डर रिसीव करता है या फिर कुछ भी काम रिसीव करता है कि इसको ये काम करना है। ठीक है, अब इसका अगला बॉस आ गया B, उससे ये ऑर्डर रिसीव कर रहा है। उसके बाद अगला बॉस आ गया C, उससे ये ऑर्डर रिसीव कर रहा है। C कह रहा है पहले मेरा काम कर, B कह रहा है मेरा कर, A कह रहा है मेरा कर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंफ्यूज, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक इंसान, सिर्फ एक इंसान से अगर ऑर्डर रिसीव करेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो पाएगा। इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो देखो, हर बारी जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं तो वो अलग अलग इंसान, अलग अलग लोग, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है कि हम 100 यूनिट बनाएंगे, सेल डिपार्टमेंट बोलता है हम 50 यूनिट सेल करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलता है हम 150 यूनिट की मार्केट करेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग बोल रहे हैं। हमें इन सबको एक जगह लाना है, इनसे बोलना है भाई तुम सबको 100 यूनिट्स के लिए काम करना है। तो हमें इन सब लोगों में जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें हैं, उन्हें एक डायरेक्शन में काम करना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद आता है हमारा 6th प्रिंसिपल जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ले लेगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। उसके बाद देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी डिसीजन है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट ले लेगी, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है यहां पे सेंट्रलाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन है। अब यहां पर सारे का सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ले लेती है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को तो काम करने में मजा ही नहीं आएगा। अब यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन है, यहां पे हर कोई डिसीजन ले लेता है, कोई किसी का डिसीजन ले रहा है। ओनर कह रहा है कि 100 यूनिट बननी चाहिए, लेबर कह रही है हम 50 ही बनाएंगे क्योंकि यहां डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, बेकार। हमें क्या चाहिए, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम होगा। इसके बाद आता है हमारा 7th प्रिंसिपल जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग काम करने हैं। अब वो अलग अलग लोग क्या चाहते हैं, वो अलग अलग लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहते हैं, चलो वो तो चाहते होंगे, पर वो सब लोग अपना भला चाहते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, तो वो लोग ना अपने भले के साथ ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहें, हमें सबऑर्डिनेट करना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो और वो जो पर्सन है वो भी ग्रो होता चला जाए। तो ये बोलता है हमारा 7th प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। इसके बाद आता है 8th प्रिंसिपल जो कि है स्केलर चेन। देखो ये है ए, इसने बी को दिया, इसने सी को दिया, सी ने ऑर्डर दिया डी को, डी सी ने दिया ई को, तो ये ऐसे ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। अब ये जो स्केलर चेन है ये बोलता है हमेशा ऑर्डर ऊपर से नीचे चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। अब सपोज डी को ई से बात करनी है, तो इसको कैसे होना पड़ के जाना पड़ेगा, इससे काम, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो इसको यहां से लेकर यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए हम एक चीज लाते हैं यहां पर, उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। इससे क्या होता है, जो हमारी स्केलर चेन है उसको ब्रेक करके दो एम्प्लॉय एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो सेम लेवल पर कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर गैंग प्लैंक। स्केलर चेन क्या बोलते हैं कि एक चेन में हमारे ऑर्डर फॉलो होने चाहिए, काम फॉलो होना चाहिए। गैंग प्लैंक क्या बोलता है, कभी कभी ऑर्डर को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा 9th प्रिंसिपल जो कि है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब सपोज एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा आप काम करा रहे हो लेकिन उनको पैसे नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप एम्प्लॉय को पैसे दिए जा रहे हो, वो काम कुछ भी नहीं कर रहा, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेकार है। जो रेम्युनरेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, जितना कोई भी लेबर या कोई भी एम्प्लॉय काम करे उतना ही उसको पैसा मिले, उतना ही उसको रेम्युनरेशन मिले। तो ये बोलता है हमारा 9th प्रिंसिपल। इसके बाद आता है हमारा 10th प्रिंसिपल जो कि है ऑर्डर। देखो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज अगर जगह पर रखी रहेगी तो कितना अच्छा होगा। सपोज मैं किसी बैंक के अंदर गया, मेरे को अकाउंटेंट से काम था, मैं अकाउंटेंट के ऑफिस टेबल पे गया, अकाउंटेंट वहां पर कोई बैठा ही नहीं है। उसके बाद मैं गया मैनेजर के पास, मैनेजर भी नहीं बैठा, मैनेजर की जगह अकाउंटेंट बैठा है। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर होना चाहिए, जिसकी जगह जहां है वो वहां बैठे, एम्प्लॉइज के केस में। और जितने भी टूल्स हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए कुछ टूल होंगे, सेल्स के लिए कुछ टूल होंगे, कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप होंगे, एसी होंगे, वगैरह वगैरह, तो वो अपनी जगह पर होने चाहिए। हर चीज का एक ऑर्डर होना चाहिए, उससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रहेगी। इसके बाद आता है हमारा 11th प्रिंसिपल इनिशिएटिव। अब देखो आपने एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा काम करा लिया, किसी एम्प्लॉय ने ना आपको 100 करोड़ के ऑर्डर दिलवा दिए, आपको इस साल में लग रहा था कि बस हमें 1 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन उस एम्प्लॉय ने क्या किया, मेहनत की और आपको 100 करोड़ के ऑर्डर दिलवा दिए। अब आपने कहा एम्प्लॉय दिलवा दिए, निकल यहां से, तो अगली बार वो दिलवाएगा, उसके साथ के दिलवाएंगे कभी आपको, कभी आपके लिए मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए अगर कोई एम्प्लॉय कुछ करता है तो उसको इनिशिएटिव मिलना चाहिए उसका। जैसे कोई सी एम्प्लॉय ने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसने 1 करोड़ के 100 करोड़ ऑर्डर दिलवा दिया आपको, तो आपको उसे इनिशिएटिव देना चाहिए, उसे बोनस देना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए, उसे बोलना चाहिए आपने अच्छा काम किया। हमेशा हर एम्प्लॉय को इनिशिएटिव मिलेगा तो वो और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। इसके बाद देखते हैं 12th प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। मैं क्या करता हूं, एक एम्प्लॉय ने जरा सा काम बेकार कर दिया, उसे निकाल देता हूं।
अगले ने थोड़ा सा कर दिया, उसे निकाल देता हूं। मैं ऐसे निकालता रहता हूं, नहीं लाता रहता हूं, निकालता रहता हूं, नहीं लाता रहता हूं, बोलता हूं उनसे चले जाओ, तुम्हारे जैसों की कमी नहीं है। तो ऐसा क्या होगा, जितने भी नए एम्प्लॉय को मैं लाता रहूंगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके साथ मेरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के अंदर, तो उनके साथ मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। इससे ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो सकती है। मेरे को स्टेबल रहना पड़ेगा अपने पर्सनल, मतलब अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, जिससे कि वो मेरे लिए काम अच्छे से करते रहें और मैं उनके लिए काम अच्छे से करता रहूं। तो हमारे पास अब आता है 13 प्रिंसिपल, जो कि है इक्विटी। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लेबर है। अब ये ओनर ना इस लेबर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इससे बोलता है निकल यहां से, इसका नाम लेके उसको कहता है, जबकि ये एज में बड़ा है, इसको उल्टे सीधी बातें कहता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी होनी चाहिए। भाई अब कोई बड़े लेवल का मैनेजर है, ठीक है, ये लोअर लेवल का लेबर है, तो ये उल्टा सीधा थोड़ी ना बोल सकता है। उससे बोल सकता है कि तू काम ऐसे कर या उस तरीके से कर, तू कम काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, पर उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, उसको मार नहीं सकता, या फिर उसको बुराई नहीं कर सकता, उसको गाली नहीं दे सकता वगैरह। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा इक्विटी होनी चाहिए। हमेशा सैलरी तो अलग हो सकती है हर किसी की, पर इक्विटी जरूर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद आता है 14th प्रिंसिपल, जो कि लास्ट प्रिंसिपल है, एस्पेक्ट डी कोप्स। अब देखो, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं ना, हम बोलते हैं तुम सब मिल बांट के काम करो। हमको क्या करना है, हमको आई को रिप्लेस करना है वी के साथ। आई मतलब एक, वी मतलब सब। एक नहीं, अलग अलग नहीं, सब मिलकर काम करो, स्पिरिट दिखाओ, स्पिरिट डी को। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इन 14 प्रिंसिपल्स को मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा। तो वो सेंटेंस है, एक सन पूछता है अपने डैड से, डैड UCUSSR, उसके बाद डैड बोलते हैं OIC। फिर से देखते हैं, डैड UCUSSR, उसके बाद डैड बोलते हैं OIC। ये पहला वर्ड इनसे एक एक से बनता चला जाएगा। ये 14 लेटर्स हैं और इनसे पहले वर्ड से एक एक प्रिंसिपल बनता चला जाएगा। तो इस सेंटेंस से आपको याद करने में आसानी होगी। ये सेंटेंस है, डैड UCUSSR OIC। तो फ्यूल्स के बाद अब हम आते हैं टेलर के ऊपर। टेलर ने हमको क्या क्या दिया, हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए और 7 टेक्निक्स दी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेलर के 4 प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास आता है, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। तो देखो, इन प्रिंसिपल्स को ना पढ़ने का एक डिफरेंट तरीका है। जो कोमा से पहले है वो अलग है, जो कोमा के बाद है वो अलग है। जैसे नोट रूल ऑफ थंब अलग है, साइंस अलग है। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, एक कंपनी थी जो 2001 में ना अपने बिल बनाती थी, किससे, हैंड से, हाथ से बिल बनाती थी। अब 2022 आ गया और ये कंपनी बिल बनाती है हैंड से। अब 2022 में ना एक बंदा कंपनी के अंदर आया, उसने कुछ सामान खरीदा, उसे बिल मिला, उसने कहा हैंड रिटन बिल 2022 में, कंपनी क्या कर रहे हो आप कंप्यूटर से आप अपने बिल बना सकते हो, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। कंपनी ने सोचा कि चलो देखते हैं कंप्यूटर से बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। फिर कंपनी ने बोला कि हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम तो इतने दिन से बनाते आ रहे हैं, हो सकता है कंप्यूटर से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, हो सकता है कंप्यूटर से हमें दिक्कत हो जाए। कंपनी, बंदा कह रहा है यार पागल है क्या कंपनी, भाई क्या कह रहे हो तुम। तो पहला प्रिंसिपल हमको बोलता है कि नोट रूल ऑफ थंब, जो चीज आप फॉलो करते आ रहे हो उस चीज को ऐसे ही फॉलो मत करो, उस चीज की जगह साइंस लगाओ, कुछ नई चीज लगाओ, कुछ नई चीज लाओ, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नई चीज आए और कोई भी काम अच्छे तरीके से, नए तरीके से होने लगे। फिर से देखते हैं इसका मतलब, नोट रूल ऑफ थंब, एक चीज थी जो चलती आ रही थी, ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को वहीं रोको, साइंस लगाओ, कुछ नई चीज लाओ, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम पहले से होता आ रहा था वो और जल्दी हो, कम पैसों में हो और अच्छे तरीके से हो। इसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो देखो 2001 था, कंपनी अपने गुड्स बनाती थी लेबर के हाथों 100 यूनिट पर ईयर। उसके बाद 2022 आया, कंपनी गुड्स बनाती थी लेबर और कंप्यूटर और मशीन से।
लेकिन बनाती यहां पर भी 100 यूनिट थी। अब वो जो बंदा ऊपर आया था ना, वो यहां पर आ गया, बंदा ज्यादा समझदार होगा, वो आके कंपनी से कहने लगा, कंपनी 2001 में भी आप 100 यूनिट बनाते थे, 2022 में भी आप 100 यूनिट बनाते हो। जब आपके पास लेबर थी, चलो मान लिया 100 यूनिट, अब आपके पास लेबर, कंप्यूटर, मशीन जब भी है, जब भी 100 यूनिट। कंपनी ने कहा चलो सोचते हैं। फिर कंपनी ने थोड़ी देर में बोला, अरे यार हम 100 ही यूनिट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यार 100 यूनिट ही हम बना सकते हैं। तो हमारा आता है यहां पर सेकंड प्रिंसिपल, वो बोलता है नोट डिस्कॉर्ड। जो आपका पुराना चीज चलती आ रही है ना, उस चीज को छोड़ो, अपने माइंड सेट को अपग्रेड करो और यहां पर कुछ नई चीज लाने की डिसाइड करो, जो कि है हार्मोनी। आप 2001 में भी 100 यूनिट बनाते थे, आप 2022 में भी 100 बना रहे हो। यहां पे आपके पास लेबर थी, मान लिया, यहां पर लेबर, कंप्यूटर, मशीन है, जब भी 100 यूनिट्स। आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो, उसको हम बोलते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग पढ़ना है, ये चीज याद रखना। सपोज यहां पर ओनर था, अब ओनर तो सबसे बड़ा होता है, तो यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, यहां पर सेल डिपार्टमेंट था। ओनर ने बोला कि इस बार हम 100 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। ओनर ने क्या बोला कि हम 100 यूनिट बनाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको 100 यूनिट बनानी है, सेल डिपार्टमेंट आपको 100 यूनिट बनानी है। कितनी कितनी बनानी है? 100। सेल डिपार्टमेंट आपको सेल कितनी करनी है? 100 यूनिट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है हम 100 बना देंगे, प्रोडक्शन ने 100 बना दी। सेल ने बोला कि हम 100 नहीं बना पाए, हमने 50 ही हम सेल कर पाएंगे। तो अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी? अगले साल भी यही हो गया, उससे अगले साल भी यही हो गया, उससे अगले साल भी यही हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का बाकी का स्टॉक कहां जाएगा? वो तो वैसे ही घाटे में चली जाएगी ना। तो यहां पर आता है हमारा अगला प्रिंसिपल, जो कि बोलता है नोट इंडिविजुअलिज्म। मतलब सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है। क्या काम? कॉर्पोरेशन। एक दूसरे के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 यूनिट बनाना है तो सेल को 100 सेल करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन 50 बना रहा है तो सेल को 50 करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये कॉर्पोरेशन है वो एक इंसान का काम नहीं है। ऐसा नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो भाई कॉर्पोरेशन कर रहा है ओनर से, लेकिन सेल डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, तो कॉर्पोरेशन हर किसी को करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, जो कि लास्ट है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम करने आए, मैंने कहा यार मैं इनको ना कुछ भी, मेरे को इनसे मतलब नहीं है, मेरा बस काम होना चाहिए। तो क्या फायदा होगा मेरे को? नहीं होगा। देखो, जितने भी ज्यादा एम्प्लॉय हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हमारे एम्प्लॉयज या फिर जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं ना, हमारा एक ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को डेवलप करें, जिससे वो खुद भी डेवलप हो, उनको लगे कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए भी कुछ कर रही है, और वो डेवलप होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल बोलता है डेवलप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनको डेवलप करो टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेबर को उठाकर बोल तो भाई तू सीए बन जा, लेबर को उठाकर बोल तो भाई तू लॉयर बन जा कंपनी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जितनी जिसकी एफिशिएंसी है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप उन सबको डेवलप कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है टेलर्स की टेक्निक्स। ये टेक्निक्स कितनी है? 7 टेक्निक्स है। सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। तो देखो, ये जो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क था ना, काम को अलग अलग बांट दो, अलग अलग इंसान को दे दो, उसका ये एक्सटेंशन है। कैसे? देखो, सपोज ए है, इसने बी और सी को देता है, ठीक है, ये डी और ई को देता है, ये एफ और जी को देता है, ये ऐसे ही आगे देते हैं, ये ऐसे ही, उसके बाद ये भी आगे देते हैं। तो ये जो काम को बांट रहे हो ना, ऊपर से नीचे हमेशा काम को बांटो, और नीचे से ऊपर हमेशा काम होना चाहिए। ऊपर से नीचे हमेशा काम को बांटो, और नीचे से ऊपर हमेशा काम होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। एक सीक्वेंस में हर काम होना चाहिए। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सपोज एक काम आपने बोला, ये बोला कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी,
उसके बाद दूसरा काम बोला ये मिडिल लेवल करेगी, इसके बाद तीसरा काम बोला ये लोअर लेवल करेगी। तो आपने क्या किया, इन काम का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। सबसे पहला क्या करेगा, ये बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेगा, ये स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या करेगा, छोटे मोटे डिसीजन लेगा, ये स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया। थर्ड क्या करेगा, जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं उसको फॉलो करेगा, ये स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया। तो हर काम का स्टैंडर्ड फिक्स कर दो और बता दो कि कौन से डिसीजन ले सकता है या किस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर सकता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब कि जो काम करने के तरीका है ना उसको सिंपल बना दो। एक इंसान 10 यूनिट्स बनाता था, दूसरा भी 10 बनाता था। आप बोलते हो कि तुम दोनों एक साथ मिल जाओ और मिलकर 30 यूनिट्स बनाओ, 1 और 2। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे, सिंप्लीफिकेशन कर दोगे वर्क का, तो ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा डेवलप हो सकती है। इसके बाद आता है मेथड स्टडी। देखो पहले आपके पास प्रोडक्शन का एक मेथड था जो कि थी लेबर। आपने कहा कि यार लेबर इतना काम नहीं कर पाती, पैसे भी ज्यादा लग जाते हैं, काम भी नहीं हो पाता। तो आपने कहा कि अब हम बनाएंगे प्रोडक्शन का अगला मेथड जो कि है मशीन। मतलब आप मेथड की स्टडी करो, जो आपके अंदर गुड्स और सर्विस बन रहे हैं वो किस मेथड से बन रहे हैं, आप वो स्टडी करो और उस हिसाब से अपने मेथड को अपग्रेड करो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा फायदा हो। इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ टेक्निक जो कि है मोशन स्टडी। अब देखो एक आपके यहां लेबर थी, ठीक है, उसको एक टूल चाहिए था, उसको जाने पड़ा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसके बाद उसको कंप्यूटर चाहिए था, उसको जाना पड़ा सेल्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद उसको कुछ और चाहिए था, कहीं और जाना पड़ा। तो वो तो बेचारा घूमता ही रह गया, वो काम कब करेगा। तो ये जो मोशन स्टडी हमें बोलते हैं, ये बोलता है जो इंसान इधर से उधर घूम रहा है उसको कम से कम कर दो, उसे एक ही जगह पर हर चीज मिलनी चाहिए, जिससे कि वो इधर उधर ना घूमे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। इसके बाद आता है टाइम स्टडी। अब देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें ए था जो कि एक यूनिट बनाने के लिए 10 मिनट लेता था। उसके बाद बी आया, ये एक यूनिट बनाने के लिए 10 मिनट लेता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये टाइम सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अब हमने ये यहां देखा कि बी ने ना थोड़ी सी मेहनत करी और 5 मिनट लिए, तो हमें ए को भी फोर्स करना पड़ेगा, उसे बोनस दो, उसे फोर्स करो, नई टेक्निक सिखाओ, उसकी स्किल बढ़ाओ, उसे कुछ भी करो। लेकिन अगर बी ने कर दिखाया तो ए भी कर दिखा सकता है। हमें टाइम स्टडी करनी पड़ेगी कि लेबर कितना टाइम लेती है क्या करने में, कोई इंसान कितना टाइम लेता है कोई भी काम करने में। उसके बाद सिक्स्थ टेक्निक हमारे पास आती है फटीग स्टडी। अब जो हमारी लेबर है ना सुबह से शाम तक काम ही किए जा रही है, ब्रेक नहीं मिल रहा, वो हो जाएंगी थकान, उनको हो जाएगी थकान, ना वो काम कर पाएंगे ना काम सही से होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें टाइम टाइम पे ब्रेक देना पड़ेगा, उनकी फटीग को स्टडी करना पड़ेगा कि यार वो थकान कितनी देर में होती है। एक लेबर है जो एक घंटे बाद ब्रेक लेती है, एक लेबर है जो कि 4 घंटे काम करती है उसके बाद ब्रेक लेती है। तो फटीग स्टडी हमको करनी पड़ेगी कि उनको थकान कितनी देर में हो रही है, उस हिसाब से हमें उनको ब्रेक देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट टेक्निक आती है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। अब देखो ए है वो एक दिन में 100 यूनिट बनाता है, बी है वो एक दिन में 200 यूनिट बनाता है, पर इसको भी 100 रुपीज मिलते हैं और इसको भी 1000 रुपीज। इन दोनों को 1000 रुपीज मिलते हैं, जबकि ये 100 यूनिट बनाता है, ये 200 यूनिट बनाता है। तो हमें ये चीज स्टॉप करनी पड़ेगी। अगर ए 100 यूनिट बना रहा है तो इसको 1000 रुपीज मिल रहे हैं और बी 200 यूनिट बना रहा है तो उसको 1000 नहीं, उसको 2000 रुपीज मिलने चाहिए, जब भी तो ये चीज इक्वल बैठेगी। तो पीस वेज सिस्टम मतलब जितने भी पीस बन रहे हैं उस हिसाब से हमें वेजेस लिखने पड़ेंगे, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने अलग अलग एम्प्लॉइज को अलग अलग वेजेस दे सके और वो सब एम्प्लॉइज अपनी बेटर या फिर बेस्ट कैपेसिटी पे काम कर सके।